तो पापा ने एक चीज़ कही कि तुमने नोटिस किया सिर्फ राइट हैंड तुम्हारा ऐसा है जिसपे एक खरोच भी नहीं आई। मैंने कहा हाँ ये ऐसा है। उन्होंने कहा इसका मतलब इसी से तुम्हें अपने आगे तकदीर लिखनी है। नेगेटिव अगर मोटिवेशन की अगर बात करें तो ऐसे भी लोग आए जिन्होंने मुंह पे ही ये एक तरह से क्या कहें, दुआ या बद्दुआ जो कहें, वो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के लिए यही अच्छा है कि ये अब मर जाए, तो इसके लिए भी बेटर रहेगा और इसके पेरेंट्स के लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों लोग को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। असल में ध्येय से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और ये कहा जाता है जहाँ से इंसान शुरू करता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए ये ध्येय शब्द बार बार आ रहा है। मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया एक्चुअली, जिसमें आई लॉस्ट माई लेफ्ट हैंड एंड माई फीट ऑल्सो गॉट इंजर्ड। तो मैं 1 साल लगभग बेड रेस्ट पे रहा। लड़ो निरंतर, बढ़ो निरंतर, पालो तुम झूठे आस नहीं, ये युद्ध है मात्र प्रयास नहीं, ये युद्ध है मात्र प्रयास नहीं। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और रोलर कोस्टर राइड से होते हुए आया हूँ मैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर बात करूँ स्कूलिंग की, तो 12th तक मेरी स्कूलिंग HL स्कूल कोरवा अमेठी से हुई है। उसके बाद मैं 12th में ही था तब मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया एक्चुअली, जिसमें आई लॉस्ट माई लेफ्ट हैंड एंड माई फीट ऑल्सो गॉट इंजर्ड। तो मैं 1 साल लगभग बेड रेस्ट पे रहा, और मुझे 1 साल से ज़्यादा लगभग रिकवर करने में लगा। उसके बाद मेरे सामने ये ऑप्शंस थे कि मैं किस फील्ड में जाऊं। तो HL एक ऐसा एरिया था जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ज़्यादातर इंजीनियर्स वहाँ पे थे, तो एक इंजीनियरिंग वाला ही माहौल था। तो मैंने फिर NIT राउरकेला में मेरा एडमिशन हुआ, AIEEE या उस समय IIT मेंस के थ्रू। उसके बाद आफ्टर दैट, लेकिन मैंने 1 साल में ये रियलाइज़ किया कि वो फील्ड मेरे लिए और ख़ासकर मेरे फिज़िकल कंडीशंस के हिसाब से रेलेवेंट थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा थी। तो मैंने ड्रॉप आउट लिया NIT से, और मैंने फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से BA इन पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री वहाँ से कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में प्रयागराज जिसे हम कहते हैं, वहाँ मैंने ध्येय IAS में एडमिशन लिया, और वहाँ से मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया 2018 में। और उसमें मतलब उसमें मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, बट सेकेंड अटैम्प्ट 2019 का जब मैंने लिया, सो आई वॉज श्योर कि प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो रहा है। तो उसके बाद लखनऊ में शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल ज्वाइन किया। देन आई केप्ट गिविंग, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेरे पार्ट पे भी लैक कर रही थी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मेरे केस में CSAT, जिसकी वजह से चीज़ें रुक रही थी। बट एट लास्ट 2022 में मैंने फिर UP PCS पे भी फोकस किया। जब रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद नहीं क्लियर हो रहा था UPSC, तो मैंने कहा UP PCS भी ट्राई करना चाहिए। तो UP PCS मैंने 2022 में दिया, जिसमें कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया, बट बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट के लैक्यूनास की वजह से, इवन आफ्टर हैविंग गुड मार्क्स, मतलब मैं अमंग द टॉपर्स था, लेकिन मुझे उसमें कोई भी पोस्ट एलोकेट नहीं की गई। तो कोर्ट केसेस एंड ऑल दैट चले साथ में, जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल था और काफ़ी डिप्रेसिंग भी था। बहुत पॉइंट्स पे ऐसा लगा कि अब क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या, ये मेरे लिए है भी फील्ड या नहीं। अगर मेरे को इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है तो क्या ही मतलब है पब्लिक सर्विस में जाने का, अगर पब्लिक सर्विस ही हमें इस तरह से ट्रीट कर रही है तो। बट एक ज़ील था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो ये हमेशा सबके साथ ही ऐसा होता रहेगा, तो किसी को तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम लगे रहे। तो 2023 में मैंने UPSC का प्रीलिम्स दिया। उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, मैं इंटरव्यू तक भी गया। बट क्योंकि मैंने बताया कि ये कोर्ट और डिस्ट्रैक्शंस लगातार लगे हुए थे, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम और काफ़ी माइंड डाइवर्ट होता रहा, जिसकी वजह से फाइनली मेरा क्लियर नहीं हुआ 2023 में। और उसके बाद लक बाय चांस मेरे ऐसा हुआ कि उस साल थोड़ा 2024 का जो प्रीलिम्स था वो थोड़ा आगे एक्सटेंड हो गया उसका टाइम पीरियड, तो आई गॉट सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स अगेन। तो मैंने फिर से प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया, और मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, और उसके बाद फिर मेंस क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यूज़, और आज फाइनली 535 रैंक के साथ यहाँ बैठा हूँ। देखिए, एक तो एक मोटिवेशन जो था उसके बाद 12th के बाद कि नहीं अब चीज़ें बिगड़ गई हैं। एक वो पॉइंट पहुंचा था जब लगा कि अब तो रॉक बॉटम पे पहुंच गए हैं, क्योंकि इंसान कहा जाता है कि अगर शरीर साथ है तो सब कुछ साथ है, और जब शरीर साथ नहीं देता तब इंसान सबसे ज़्यादा असहाय महसूस करता है। तो वो जब फेज़ मैंने देखा, और मैंने एक चीज़ पापा मेरे हमेशा कहते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता और जो मेरी फैमिली है, ये मेरे लिए बैकबोन का काम किया इन्होंने। इनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ क्या इसका आधी जर्नी भी नहीं पहुँच सकता था। तो पापा ने एक चीज़ कही कि तुमने नोटिस किया सिर्फ राइट हैंड तुम्हारा ऐसा है जिसपे एक खरोच भी नहीं आई। मैंने कहा हाँ ये ऐसा है। उन्होंने कहा इसका मतलब इसी से तुम्हें अपने आगे तकदीर लिखनी है। तो उससे मुझे ये मोटिवेशन मिला कि राइट हैंड बिल्कुल सही है, यानी अब इससे पढ़ाई करनी है, और जो अपनी तरफ से बन पड़ता है वो कम्प्लीटली देना है। तो
एक चीज़ कही जाती है, अगर आप सही डायरेक्शन में हैं तो आपको सही लोग मिलते जाते हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी उनका मिलता जाता है। तो इस तरह मेरे चाहे फैकल्टी मेंबर्स हो, जैसे मैंने श्वेता मैम का नाम लिया, श्वेता मैम ने ऐसे में काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे गाइड की। अश्विनी सर ने काफ़ी कुछ गाइड किया। इनफैक्ट मेरे जो मेंस के टाइम पे जो उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को प्रोवाइड किया है, मेंटरशिप दी, वो भी बहुत अच्छा था। तो इन सब चीज़ों से मुझे धीरे धीरे मोटिवेशन, और साथ ही साथ मेरा एक ग्रुप था, स्टडी ग्रुप 3 लोगों का, मेरे फ्रेंड्स, जिससे मैं कहूँगा कि हम तीनों लोग प्रिपरेशन में थे और तीनों लोग उतने ही डेडिकेटेड थे। जिसमें अंकित सैंगर इस समय असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, नोएडा में पोस्टेड हैं। अभय सिंह हैं, एसडीएम है इस समय आगरा में। तो ये लोग ऑलरेडी मेरे साथ थे। हम तीनों लोग साथ में डेली रात में आंसर राइटिंग, डिसिप्लिन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। हम लोग 11 बजे से बैठ जाते थे। अभय जी इलाहाबाद में रहते थे, मैं और अंकित जी लखनऊ में। हम लोग ऑन कॉल 11 बजे से 2 बजे तक पूरा आंसर राइटिंग और उसके बाद उसका डिस्कशन डेली शाम। और ये तब तक चला जब तक कि उन दोनों का सिलेक्शन हो के वो लोग चले नहीं गए, जब तक ग्रुप सिलेक्शन के थ्रू नहीं टूटा। ऑनेस्टली जब वो ग्रुप टूटा तो मैं थोड़ा अकेला सा हो गया फिर से, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी 3 लोगों की। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पहली बात तो मुझ पर भरोसा है और जो मेरे आइडिया से अलाइन करते हैं और या प्रिपरेशन में है। तो मैंने मतलब फिर ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन की। उसमें मुझे पहली बात तो मेरी सिटिंग्स बढ़ गई उससे, क्योंकि बाकी लोग भी पढ़ते रहते थे, तो उससे एक मोटिवेशन मिला मुझे। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कुछ फ्रेंड्स और कुछ टीचर्स, जैसे अश्विनी सर हैं, अश्विनी सर ने भी मुझे गाइड किया। उनसे मैंने गाइडेंस लेकर के, और उनसे जहाँ कहीं फंसता था तो मुझे ये था कि इनसे मैं पूछ लूँगा और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो इसी तरह से हुआ। मैं एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ आ रहा था अमेठी से। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ट्रेन में था, तो ट्रेन में उस दिन कई सारे एग्ज़ाम्स थे बेसिकली, तो बहुत भीड़ थी, तो मुझे अंदर घुसने का मौका नहीं मिला। तो गेट के पास ही खड़ा था। और ऐसे में जब ट्रेन ट्रैक चेंज करती है थोड़ा, तो झटका लगता है। तो वो जब झटका लगा तो वो थोड़ा तेज़ था, जिसकी वजह से मैं ट्रेन से बाहर की तरफ फेंका गया। और उसके बाद बट मैं पोल को पकड़ा रह गया, जिसको हम पकड़ के चढ़ते हैं, जिसकी वजह से लगभग 200 मीटर या 200 मीटर के आसपास तो मैं पैरेलल ड्रैग हुआ ट्रेन के साथ साथ, जिसमें मेरे जो पैर हैं उसमें उसके घुटने टोज जो हैं वो डैमेज हो गए जितने हैं। उसके बाद जब मैंने वो छोड़ा उस पोल को, तो मेरा हाथ जो है वो ट्रैक के नीचे आ गया। तो ये उस दिन का एक्सीडेंट था बेसिकली। पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो कई पॉजिटिव लोग भी आए, जिन्होंने कहा कि कोई नहीं, यहाँ से स्क्रैच से फिर से शुरू करते हैं, कुछ नहीं हुआ है, क्या एम है आगे या क्या ऑब्जेक्टिव है आगे। जैसे उस समय हमारी जीएम मैम थी, शर्मा मैम, वो चैटर्जी मैम थी, ये लोग आए मेरे पास, उब्रॉय मैम। इन लोगों ने एक तरह से मतलब जैसे अपने बच्चे को कोई समझाता है, ये मेरे वो टीचर्स रहे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आगे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ बचा है। तो उसने मुझे प्रेरणा दी। और इनफैक्ट उसमें से ही एक जीएम मैम ने पूछा था मुझसे कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने उस टाइम भी उनको बताया था कि आईएएस बनना चाहता हूँ। तो ये ड्रीम उस टाइम से था। और लेकिन नेगेटिव अगर मोटिवेशन की अगर बात करें तो ऐसे भी लोग आए जिन्होंने मुंह पे ही ये एक तरह से क्या कहें, दुआ या बद्दुआ जो कहें, वो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के लिए यही अच्छा है कि ये अब मर जाए, तो इसके लिए भी बेटर रहेगा और इसके पेरेंट्स के लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों लोग को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो ये कहीं अगल बगल नहीं, मेरे मुंह पे ही उन्होंने ये चीज़ सजेशन दे के गए। तो मुझे लगा कि नहीं, अब अगर ये चीज़ बोल के गए तो एटलीस्ट लाइफ को ऐसा तो बनाना है कि वो लोग और उनकी सोच गलत प्रूव हो जाए, कि वो स्थिति में हम नहीं हैं कि किसी तरह गुजारा हो, उस स्थिति में कम से कम पहुंच जाएं कि अगर हमारे जैसा कोई है तो उसकी मदद कर सके। वैसे ऑन बेड तो मैं बात करूं तो अराउंड 45 to 50 डेज़ तो ऑन बेड ही रहा मैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही रहूँगा। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ को दोबारा से एक स्क्रैच से स्टार्ट किया, फिर लगभग 1-1.5 साल लगा मुझे, उससे ज़्यादा ही। इनफैक्ट जब मैंने एनआईटी राउरकेला से क्विट किया तो भी वो रीज़न मेडिकल ही था। तो एक टर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डेली, तो ये मेरे उन डेली वाले टर्म्स में आया, जिसमें कि मुझे डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट करने में लगभग 1.5 से 2 साल कम से कम लगे, जो कि डायरेक्टली मेरे एजुकेशन को इम्पैक्ट किया। और ओवरऑल कहें तो ये तो डेली के जीवन का संघर्ष है, जिसमें कि हमें डेली ही कुछ ना कुछ अलग तरीके से करना पड़ता है। जी, मेरी कविता लेखन शुरू ही इसके बाद से हुआ। मैं पहले कभी कविताएं नहीं लिखता था। मेरी कविता, जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो था, ज़िंदगी का शुक्रिया करता हूँ दिल से आज मैं, ज़िंदगी का शुक्रिया करता हूँ दिल से आज मैं, जो दूसरा मौका दिया जीने का इस समाज में। अनुभवों ने हाथ थामे कुछ नया दिखला दिया, अनुभवों ने हाथ थामे कुछ नया सिखला दिया, कभी आंसू कभी खुशी का हर एक रंग दिखा दिया। ये मुझे समझा दिया कि हूँ मैं क्या और कौन हूँ, ये मुझे समझा दिया
कि हूँ मैं क्या और कौन हूँ, बस यही अब जानकर मैं मुस्कुराता मौन हूँ। मौन हूँ पर मृत नहीं, बाकी अभी भी जान है। मौन हूँ पर मृत नहीं, बाकी अभी भी जान है। बढ़ते जाने का ये जज्बा मेरा स्वाभिमान है। तुझसे यूं ही सीखना है जिंदगी मेरा साथ दे। तुझसे यूं ही सीखना है जिंदगी मेरा साथ दे। अब फर्क ना पड़ता है जो तू जीत दे या मात दे। एक स्टेट ऑफ माइंड का मेनली गेम है। या तो मैं अपने बैकअप्स के बारे में सोचूं, हालांकि ये कहना आसान है कि बैकअप नहीं रखना चाहिए, व्हेन बैकअप इज़ फॉर लूजर्स, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपके पास कोई बैकअप नहीं रहता तो सेल्फ डाउट आता है। बट ऐसे में भी सबसे मेन चीज़ है हमारा पर्पस क्या था, क्यों इसमें हम आए थे। या और मैंने जैसा बताया, शेयर किया कि जो कोर्ट केसेस भी हुए उसने कहीं ना कहीं वो इस प्रिपरेशन से मुझे दूर करने की जगह उसने और इंटीग्रेट कर दिया मुझे। क्योंकि फिर मैंने देखा कि सिस्टम के साथ मैंने काम करना शुरू किया। मैं जाके डिसेबिलिटी कमिश्नर्स जो होते हैं स्टेट में वो बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो सचिवालय में बैठते हैं, मैं उनसे मिला। फिर जब उन्होंने भी ये चीज़ अफर्म की दैट यू हैव द पोटेंशियल बिकॉज द लेवल ऑफ वर्क दैट यू आर ट्राइंग टू डू ऑन ग्राउंड इज़ गुड, तो उसने भी कहीं ना कहीं एश्योरेंस दिया कि ठीक है, कैपेबिलिटी है, अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई या वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई, इसका ये मतलब नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है। वो हम अगर कंसिस्टेंटली और परसिवरेंस के साथ लगे रहेंगे तो विथ टाइम वो हमें कहीं ना कहीं दिखेगा, उसका फल भी दिखेगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, इनके साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर कर लूँ, और ये लोग बहुत सपोर्टिंग हैं। मतलब मैंने जैसा कि कहा, मेरे बैकबोन हैं, इनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। इनको कभी मुझ पर डाउट नहीं रहा, कभी पूरी जर्नी में। इसी तरह अंकित जी हैं, उनको भी मेरे पे कभी डाउट नहीं रहा। पुष्पा है उनकी वाइफ, जो खुद भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, वो भी देह से पढ़ी हुई हैं। तो उन्होंने इन लोगों ने, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है मेरा जो कि गिने चुने लोग हैं, बट इन्होंने इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। असल में ध्येय से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और ये कहा जाता है जहाँ से इंसान शुरू करता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए ये ध्येय शब्द बार बार आ रहा है। मेरे एक कज़न हैं जिन्होंने मुझे पहली बार ये कहा था कि आप यूपीएससी की तरफ जाइए, तो वहाँ से उन्होंने ही मुझे ध्येय के बारे में बताया, क्योंकि ध्येय के वो उस समय के स्टूडेंट रहे थे जब शायद ध्येय एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं बना था, वो डिफरेंट जगहों पे चलता था। तो वो उस टाइम के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप ध्येय जाइए। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, और एक इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया मेरे फाउंडेशन, जो इनिशियल फाउंडेशन होता है हमको, जो सिविल सर्विसेज में आने के लिए हमें शुरुआती ज्ञान होना चाहिए, वो मुझे वहाँ से मिला। तो ये रोल रहा ध्येय का।